हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिव्या। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, जो एक सिंपल लेकिन क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी टेस्ट है। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि ब्लड क्लॉट कैसे बनता है, इसकी टाइमिंग कैसे मेज़र करते हैं और इस टेस्ट के लिए मेडिकल इम्पोर्टेंस क्या होती हैं। ये टॉपिक आपके प्रैक्टिकल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप पेशेंट के ब्लड सैंपल हैंडल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग टाइम। पहले तो हम जानेंगे कि हम ब्लड क्लॉटिंग टाइम पढ़ क्यों रहे हैं। ब्लड क्लॉटिंग टाइम से हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट से पता चलता है कि पेशेंट का ब्लड नॉर्मल टाइम पर क्लॉट हो रहा है कि नहीं। अगर क्लॉटिंग टाइम ज़्यादा हो तो वो हेमोफीलिया जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर का साइन हो सकता है। और फिर सर्जरी से पहले सेफ्टी के लिए भी क्लॉटिंग टाइम टेस्ट होता है। जो लोग ब्लड थिनिंग ड्रग्स हिपैरिन या फिर वेराफिन लेते हैं तो उनका क्लॉटिंग टाइम बराबर मॉनिटर करने के लिए भी यूज़ होता है। लैब टेस्टिंग और डायग्नोसिस के लिए हर लैब में क्लॉटिंग टाइम एक रूटीन टेस्ट होता है जो कई टाइप्स के कोगुलेशन डिसऑर्डर के डायग्नोसिस में हेल्प करता है। अब हम जानेंगे कि क्लॉटिंग टाइम क्या है। ब्लड क्लॉटिंग टाइम वो समय है जो ब्लड को किसी इंजरी के बाद या फिर बॉडी के बाहर निकलने पर जमने में लगता है। जमना मतलब क्लॉट बनने में लगता है, उसे ब्लड क्लॉटिंग टाइम कहते हैं। अगर नॉर्मल रेंज की बात करें तो 3 to 8 मिनट नॉर्मल टाइम होता है, नॉर्मल रेंज होते हैं। बट क्या होता है कि आप किस मेथड से टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप कैपिलरी मेथड से डिटरमाइन कर रहे हो तो 2 to 5 मिनट्स, और अगर ट्यूब मेथड से तो 5 to 15 मिनट्स लगते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर। अब हम पढ़ेंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर को कोगुलेशन फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर का मतलब होता है एक ऐसा पार्ट या एलिमेंट जो किसी प्रोसेस या रिएक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फैक्टर का क्या मतलब होता है? फैक्टर का मतलब होता है एक ऐसा पार्ट या एलिमेंट जो किसी प्रोसेस या रिएक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे। क्लॉटिंग फैक्टर वो स्पेशल प्रोटीन या एंजाइम होते हैं जो एक चेन रिएक्शन में काम करके ब्लड को क्लॉट बनने में हेल्प करते हैं। ये फैक्टर्स हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं और एक के बाद एक को एक्टिवेट करते हैं। जैसे किसी को कट लगा और ब्लड निकलने लगा तो फैक्टर 7 क्या होता है, होता है। उसके बाद वो फैक्टर 9 को एक्टिवेट करता है। ऐसे ही चेन में चलकर आखिर में फिब्रिन बनता है जो क्लॉट बनाते हैं। ये हमारा 13 क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि क्या होते हैं, एक चेन बनाकर चलते हैं। ठीक, तो क्लॉटिंग फैक्टर के नाम है। पहला जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसको फिब्रिनोजन, दूसरा थ्रोम्बिन, टिश्यू फैक्टर, कैल्शियम, एसिलरिन, प्रोकन्वर्टिन, एंटी हीमोफिलिक, क्रिसमस फैक्टर, स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, पीटीए, हिगमैन फैक्टर, प्रोटान्स ग्लूटामाइनेस फैक्टर। ये हमारे 13 क्लॉटिंग फैक्टर हैं। इसमें क्या है कि ये सब फैक्टर एक टीम की तरह काम करते हैं। अगर एक भी फैक्टर मिस हो जाता है तो क्लॉटिंग स्लो हो जाती है और इम्पॉसिबल हो सकती है। इस क्लॉटिंग में क्या होता है, प्लेटलेट का भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है।
ठीक, इसके क्लॉटिंग फैक्टर में फैक्टर 1, 2, 4 और 8 ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। अभी हम प्लेटलेट की बात कर रहे थे, तो पहले प्लेटलेट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये क्लॉटिंग के प्रोसेस में सबसे पहला सिग्नल प्लेटलेट से ही मिलता है। प्लेटलेट ब्लड का क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल होती है। इनका काम होता है इंजरी के बाद ब्लीडिंग को स्टॉप करना। ये काम कैसे करते हैं, जहाँ से ब्लड बाहर आ रहा होता है, मतलब जहाँ पे इंजरी होती है, प्लेटलेट उस जगह पर चिपक जाते हैं। फिर वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। चिपक कर क्या करेंगे, प्लेटलेट प्लग बनाएंगे। साथ ही वो केमिकल रिलीज़ करते हैं जो क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है। फिर फिब्रिन थ्रेड बनकर फाइनल ब्लड को फाइनली फिर क्या होता है, ब्लड क्लॉट रेडी होता है। जो प्लेटलेट काउंट होती है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख mm³ होती है। क्लॉटिंग फैक्टर का नाम लर्न करने के लिए निमोनिक्स है। फुलिश पीपल ट्राइंग क्लिम्बिंग लॉन्ग स्लोप आफ्टर क्रिसमस, सम पीपल हैव फॉलन। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ निमोनिक्स, जिससे आप लर्न कर सकते हो क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम। फुलिश पीपल ट्राइंग क्लिम्बिंग लॉन्ग स्लोप आफ्टर क्रिसमस, सम पीपल हैव फॉलन। सबका जैसे फुलिश का एफ से क्या हो गया, फिब्रिनोजन। प्यूपल से पी का क्या हो गया, प्रोथ्रोम्बिन। ट्राई से टी का टिश्यू फैक्टर। क्लिम्बिंग से सी का कैल्शियम। लॉन्ग फिर क्या है, क्या हो गया, फुलिश प्यूपल एफ से क्या हो गया, फिब्रिनोजन। पीपल से हो गया प्रोथ्रोम्बिन। ट्राई से हो गया टिश्यू फैक्टर। क्लिम्बिंग से हो गया कैल्शियम। और जो फैक्टर 5 है उसको प्रो एसिलरिन और लेबाइल फैक्टर से के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेबाइल से एल से क्या हो गया, लेबाइल फैक्टर। और फैक्टर 6 होता नहीं है। मतलब क्या था कि पहले इसको अलग से माना जाता था फैक्टर 6 को। फिर बाद में जब और भी रिसर्च हुई तो पता चला कि फैक्टर 5 और फैक्टर 6 ये क्या होते हैं, दोनों सेम है, कोई अलग फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको डैश करते हैं। फिर फैक्टर 6 फैक्टर 7 को स्टेबल फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, मतलब प्रो कन्वर्टिन और स्टेबल फैक्टर। तो निमोनिक से हिसाब के अकॉर्डिंग स्टेबल क्या है, ऐसे क्या हो गया, स्टेबल फैक्टर। और एंटी हीमोफिलिक से आफ्टर का ए क्या हो गया, एंटी हीमोफिलिक हो गया। फिर फैक्टर 9 क्रिसमस का सी। ठीक है, और सम से स्टुअर्ट। पीपल से पीटीए। हैव से हेगमैन। और फिर लास्ट है फॉलन। क्या है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग। और इसका दूसरा नाम क्या है, प्रो ट्रांसग्लूटामाइनेज। ओके, इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को। अब यहाँ है पाथवेज में क्या है, कहीं लिखा है बोथ, कहीं एक्सट्रिंसिक, कहीं इंट्रिंसिक। ठीक है, पाथवे 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, एक्सटर्नल। एक्सटेंसिव से क्या समझ रहे हो, मतलब एक्सटर्नल मतलब कि बाहर की तरफ। जब टिश्यू डैमेज होती है और ब्लड वेसल्स कट हो जाती हैं तब ये पाथवे क्या होता है, बाहर से एक्टिवेट होता है। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, जब ब्लड वेसल्स के अंदर डैमेज होता है, कोई डैमेज होता है, जैसे एंडोथेलियल सेल रप्चर हो गई या फिर कहीं इंटरनल इंजरी हो गई, तब इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होगा। कॉमन पाथवे का है, जब एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे फैक्टर 10 को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तब कॉमन पाथवे शुरू होता है। फंक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, फंक्शन क्या है क्लॉटिंग फैक्टर के, ये जो है कैस्केड मैकेनिज़्म में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कि ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो होते हैं। ठीक, पाथवे हमने पढ़ लिया, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक, और थर्ड होता है कॉमन पाथवे। ठीक,
ये क्लिनिकल इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर कॉजेज ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जैसे फैक्टर 8 क्या करता है, हीमोफीलिया ए कॉज करेगा। ठीक है, फैक्टर 9 क्या करता है, हीमोफीलिया बी कॉज करता है। और क्लॉटिंग टेस्ट जैसे PTINR, APTT, ये क्या करते हैं, ये एबनॉर्मलिटीज़ को, मतलब आपको कौन सा ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्यूब मेथड फॉर ब्लड क्लॉटिंग टाइम, जिसको ली एंड वाइट मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसका पर्पस होता है कि जो है हम वीनस ब्लड को क्लॉट होने में कितना टाइम लग रहा है, हम चेक करते हैं कोगुलेशन कैस्केड के फंक्शन को क्या करते हैं, चेक करते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है इसका, जब फ्रेश ब्लड को प्लेन ड्राई ग्लास टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है तो ग्लास के कांटेक्ट से क्या होता है, इंट्रिंसिक क्लॉटिंग पाथवे एक्टिवेट हो जाता है। हर 30 सेकेंड के बाद हम ट्यूब को स्लांट करके चेक करते हैं कि फिब्रिन थ्रेड बन रहा है कि नहीं। रिक्वायरमेंट क्या होती है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, सबसे पहले स्टेराइल डिस्पोजल सिरिंज चाहिए होता है या फिर निडल, फिर क्लीन ड्राई ग्लास टेस्ट ट्यूब चाहिए होती है, 3 हमें प्रेफरेबल होती है, स्टॉप वॉच, वाटर बाथ, कॉटन, एंटीसेप्टिक एंड ग्लव्स, इतनी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हम वीनस ब्लड को लेंगे। वीनस ब्लड जो है चाहे आप मीडियल क्यूबाइटल से लेना बेस्ट होता है। पहले हम पंक्चर साइट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, मीडियल क्यूबाइटल से हमें लेना है। फिर उसको हम क्लीन करेंगे 70% अल्कोहल से, ठीक है, कॉटन स्वैप से। क्लीन करने के बाद फिर हम सिरिंज या फिर निडल की हेल्प से, स्पेशली तो सिरिंज से ही क्या करेंगे, ब्लड को कलेक्ट करेंगे। कितना ब्लड लेना है, हमें 3 ml ब्लड की रिक्वायरमेंट है। तीनों टेस्ट ट्यूब में 1-1 ml ब्लड ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्टॉप वॉच को शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर उस तीनों टेस्ट ट्यूब को वाटर बाथ के अंदर रख देंगे जिसका टेम्परेचर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। फिर हम कुछ टाइम के बाद चेक करेंगे, वैसे तो 30 सेकेंड के बाद ही हम चेक करना शुरू कर देते हैं कि हमारा क्लॉट बना कि नहीं। हर 30 सेकेंड पे हम देखेंगे टेस्ट ट्यूब को स्लांट करके कि अभी ब्लड फ्लो कर रहा है या फिर क्लॉट उसमें बन गया है, और वो टाइम हम नोट करेंगे। जैसे ही ब्लड क्लॉट होना शुरू करेगा या हमें जो है दिखेगा कि ब्लड सॉलिड फॉर्म में हो रहा है या क्लॉट बन रहा है, तो हम वो टाइम नोट कर लेंगे। हम तीनों टेस्ट ट्यूब का टाइम नोट करेंगे और उसकी एक एवरेज वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। वो हमारा क्या होगा, वो हमारा क्लॉटिंग टाइम होगा। नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम कितना होता है, अगर हम ट्यूब मेथड से लगा रहे हैं तो 5 to 15 मिनट्स। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 37 डिग्री सेल्सियस पे। हमें इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, ट्यूब्स को हमेशा क्लीन होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए, और कंटामिनेशन या फिर हीमोलिसिस से को अवॉइड करना है, और ट्यूब को शेक नहीं करना है। हमें जब भी चेक करना होगा हर 30 सेकेंड में तो हम उसको नॉर्मल स्लोप करके ही देखेंगे, और जैसे ही हम सैंपल कलेक्ट करेंगे हमें तुरंत ये टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना क्या होता है कि जैसे हम ब्लड लेंगे क्लॉटिंग टाइम हमारा ब्लड क्लॉट करना तुरंत शुरू हो जाता है, इससे हमारे रिज़ल्ट पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। एडवांटेज क्या होता है कि ये मोर एक्यूरेट होता है और रिलेबल होता है, किससे, कैपिलरी मेथड से। इसमें हम इंट्रिंसिक और कॉमन पाथवे क्लॉटिंग को क्या करते हैं, मेज़र कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है कि
ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें ज़्यादा इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है और वेन पंक्चर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, और इसे जो है ग्लास की क्वालिटी और टेम्परेचर पर भी ये टेस्ट क्या होता है कि ये अफेक्ट करेगा। ये इम्पोर्टेंस क्यों है, इम्पोर्टेंस क्या है इसका, क्लिनिकल इम्पोर्टेंस। ये टेस्ट हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए करते हैं, जो कि हीमोफीलिया, लीवर डिसीज़ और विटामिन के डिफिशियंसी में क्या जैसे बीमारियों में क्या करेगा, हेल्पफुल होगा इसको स्क्रीन करने में। नॉट कॉमनली यूज टुडे, रिप्लेस्ड बाय पीटी एपीटीटी टेस्ट इन लैब्स। आजकल ये जो है टेस्ट कॉमन नहीं है, इसकी जगह पे पीटी एपीटीटी टेस्ट जैसे होते हैं टेस्ट। और फिर क्या है, कैपिलरी ट्यूब मेथड फॉर ब्लड क्लॉटिंग टाइम। इसका पर्पस होता है कि कैपिलरी ट्यूब को यूज़ करके जो भी क्लॉटिंग टाइम है उनको डिटरमाइन करना। इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि जब ब्लड को एक नैरो कैपिलरी ट्यूब में भरा जाता है तो वो ट्यूब के अंदर नेचुरल सरफेस कांटेक्ट के आने के कारण क्लॉट बनना शुरू कर देता है। हर 30 सेकेंड के इंटरवल पे क्या करेंगे, ट्यूब को तोड़ के देखते हैं, जिसमें जहाँ फिब्रिन थ्रेड अपीयर होता है वहीं से क्लॉटिंग टाइम नोट किया जाता है। ठीक, इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 3 to 8 मिनट है। इसको टेस्ट परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। पहले तो स्टेराइल लैंसेट चाहिए, अल्कोहल स्वैब, क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब, स्टॉप वॉच और कॉटन स्वैब। ये हमारा क्या है, ये लैंसेट है। प्रोसीजर क्या है कि फिंगर टिप को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे अल्कोहल स्वैब से और उसको ड्राई होने देंगे। फिर उसके बाद स्टेराइल लैंसेट से फिंगर प्रिक करेंगे। जैसे ही ब्लड फ्लो बाहर आना शुरू होगा, कैपिलरी ट्यूब को कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या होगा, उसमें ब्लड आने लगेगा। हमें जब हम कैपिलरी ट्यूब में ब्लड को ले रहे हों तो फिंगर पे कोई प्रेशर नहीं डालना है। और जैसे ही ब्लड हमने लिया, हमने स्टॉप वॉच शुरू कर देना है। जैसे ही ब्लड क्या होगा, जो कैपिलरी ट्यूब में आने लगेगा। हर 30 सेकेंड में हम थोड़ा थोड़ा पार्ट क्या करेंगे, तोड़ के देखते रहेंगे, ठीक है, किसमें फिब्रिन थ्रेड बन रहा है कि नहीं। ठीक, और यही जो है इसी प्रोसेस को हर 30 सेकेंड पे तोड़ के देखते रहना है कि जो है फिब्रिन थ्रेड बना कि नहीं। और जैसे ही दिखेगा, जैसे ही क्लॉट दिखा, तुरंत हमें क्या करना है, स्टॉप वॉच को रोक देना है। ये देखिए, जब वो कैपिलरी ट्यूब को ब्रेक किया गया है तो बीच में एक थोड़ा सा पार्ट, ये क्या है, ये फिब्रिन थ्रेड, ये दिख रहा है कि हाँ हमारा ब्लड क्या होने लगा है, क्लॉट होने लगा है। प्रिकॉशंस क्या है कि हमें फिंगर को जो है स्क्वीज नहीं करना है। कैपिलरी ट्यूब हमारा क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए और क्लीन। और हमें जब ये टेस्ट हम परफॉर्म करें तो हमें ग्लव्स को पहनना चाहिए, और जितने भी शार्प हों, जितने भी जैसे निडल हो गया, ये सब क्या हमें उसको प्रॉपरली डिस्कार्ड करना है। निडल और जो भी कॉटन वगैरह है सब डिस्कार्ड करना है। और हमें इंश्योर करना है कि रूम टेम्परेचर क्या है, वो नॉर्मल रहे। अगर रूम ठंडा हुआ तो हमारी क्लॉटिंग क्या होगी, डिले होगी। एडवांटेज क्या है, सिंपल और क्विक, ये बहुत सिंपल और जल्दी, ये टेस्ट हम जल्दी परफॉर्म कर सकते हैं। हमें इसमें मिनिमल मतलब कम से कम इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। यूज़फुल फॉर बेड साइड टेस्टिंग, ये बेड साइड टेस्ट हमें टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, ये लैबोरेटरी मेथड के कंपैरिजन में कम एक्यूरेट होता है। इसकी टेक्निक सेंसिटिव होती है। जैसे अगर हम कैपिलरी ट्यूब में अगर हम ब्लड ले रहे हैं, अगर उसमें
कहीं जब एयर आ गया तो हमारा टेस्ट क्या होगा, इफेक्ट करेगा, रिज़ल्ट गलत आएगा। कैन नॉट आइडेंटिफाई स्पेसिफिक क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशियंसी, हम इससे जो है कौन सा क्लॉटिंग डिसऑर्डर, कौन सा ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या फिर कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये हेल्प करता है क्लॉटिंग डिसऑर्डर को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे हीमोफीलिया हो गया, विटामिन के डिफिशियंसी हो गई, लीवर डिसफंक्शन हो गया, ठीक है। ये सब को डिटेक्ट करने के लिए हमारे ये टेस्ट हेल्प करते हैं। अब हम इंटरप्रिटेशन जानेंगे कि अगर जो है क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज़ होता है तो वो क्यों इंक्रीज़ हो रहा है। क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशियंसी हो सकता है, जैसे हीमोफीलिया, लीवर फंक्शन, एंटीकोगुलेंट ड्रग जैसे वैराफिन या फिर हिपैरिन, ठीक है। टेस्ट फिर उसके बाद विटामिन के डिफिशियंसी, इन सब की वजह से क्या होता है, क्लॉटिंग टाइम हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। और अगर क्लॉटिंग टाइम हमारा डिक्रीज़ हो गया, यानी कि 3, जैसे अगर नॉर्मल देखा जाए तो 3 to 8 मिनट अगर है, तो अगर 2 मिनट हो गए, 1 मिनट में ही ब्लड क्लॉट हो गया, तो फिर क्या होगा, ये बहुत ही रेयर होता है। इसमें क्या होता है कि सेवरल इन्फेक्शन जैसे डीआईसी क्या है, डिसमिनेटेड इंटरवेस्कुलर कोगुलेशन डिसीज़ हो सकता है, या फिर इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो सकता है। अब हम जानेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं ब्लड क्लॉट होने में। पहले तो क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशियंसी, कि अगर कोई क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग है या फिर कम है, जैसे हीमोफीलिया में जो है फैक्टर 8 और फैक्टर 9 क्या होता है, एब्सेंट होता है, तो क्या होता है, क्लॉट बनने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्लॉटिंग टाइम इसमें क्या होता है, बढ़ जाता है। प्लेटलेट काउंट ब्लड को क्लॉट बनाने में मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर प्लेटलेट कम है तो क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाता है। लीवर डिसीज़, लीवर में ही क्लॉटिंग फैक्टर बनता है, मोस्टली क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं वो लीवर में ही बनते हैं। लीवर डैमेज में या फिर साइरोसिस में क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर कम हो जाता है। विटामिन के डिफिशियंसी, विटामिन के से ही फैक्टर 2, 7 ना और फिर क्या 9 और 10 बनता है। इसकी कमी से भी क्लॉट नहीं बन पाता। और मेडिकेशन ड्रग जैसे हिपैरिन हो गया, वैराफिन, एस्पिरिन ड्रग, ये ऐसी दवाइयाँ दी जा रही हैं। जैसे अगर किसी पेशेंट का जो है ब्लड ठीक हो गया है तो उसको ये सारी दवाइयाँ दी जाती हैं ब्लड को पतला करने के लिए। हिपैरिन, वैराफिन और एस्पिरिन का डोज अगर ज़्यादा है तो उससे क्या होता है, उससे भी हमारे क्लॉटिंग टाइम पर इफ़ेक्ट पड़ता है। टेम्परेचर, ब्लड क्लॉटिंग के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ज़रूरी है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक। जैसे अभी हमने आगे बात की थी पीटी और एपीटीटी की, तो थोड़ा हम आपको बता देते हैं। पीटी मतलब क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। अगर हम जानेंगे पीटी क्या है, पीटी टेस्ट ये चेक करता है कि जब किसी को बाहर से चोट लगती है, यानी कि एक्सटर्नल इंजरी होती है, तो उसके बाद ब्लड क्लॉट बनने में कितना समय लगता है। ये कौन सा पाथवे चेक करता है, एक्सट्रिंसिक। कौन सा, एक्सट्रिंसिक पाथवे। और ये इसमें जो है क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से चेक होते हैं,
फैक्टर 1, फैक्टर 2, 5, 7 और 10। ठीक है, इतने क्लॉटिंग फैक्टर को जो है चेक करता है ये टेस्ट। और पीटी का जो नॉर्मल टाइम होता है वो 11 to 13.5 सेकेंड होता है। पीटी रिज़ल्ट को वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड बनाने के लिए INR निकाला जाता है। INR का जो नॉर्मल है वो 0.8 to 1.2 सेकेंड्स है। APTT क्या होता है? वो एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है। और APTT टेस्ट बताता है कि अंदर से होने वाली इंजरी, जैसे ब्लड वेसल्स के अंदर कोई इंजरी हो गई है, डैमेज हुआ है, तो उसके बाद ब्लड क्लॉट बनाने में कितना समय लगता है। ये कौन सा पाथवे चेक करता है? इंट्रिंसिक पाथवे, मतलब इंटरनल पाथवे हो गया। जैसे कि अंदर में कोई टिश्यू डैमेज हुआ है, APTT से हमें क्या पता चलेगा? APTT से एक्सट्रिंसिक पाथवे का पता चलेगा। और ये कौन से फैक्टर को चेक करता है? फैक्टर 1, 2, 5, 8, 9, 10 एंड 11 एंड 12। ठीक है, ये किस किस कंडीशन में यूज़ होता है? जैसे हिपैरिन थेरेपी मॉनिटर करने के लिए यूज़ होता है। हीमोफीलिया जो है डिटेक्ट करने के लिए होता है, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए यूज़ होता है। इसकी नॉर्मल रेंज होती है 11 से 13.5 सेकेंड। और अगर पीटी की बात कर रहे हैं तो पीटी जो है कौन सा टेस्ट डायग्नोसिस करने के लिए हेल्प करता है? वेराफिन। ठीक है, वेराफिन डोज को मॉनिटर करने, वेराफिन लेने वाले पेशेंट को मॉनिटर करने के लिए यूज़ होता है। लीवर डिसीज़ के लिए और विटामिन के की डिफिशियंसी पता करने के लिए पीटी का यूज़ होता है। ठीक, ब्लड क्लॉटिंग टाइम एक सिंपल लेकिन क्लिनिकली इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो हमारे बॉडी के नेचुरल डिफेंस सिस्टम यानी क्लॉट फॉर्मेशन को एसेस करता है। जब भी बॉडी में इंजरी होती है तो ब्लड का टाइम क्लॉट होना ब्लीडिंग रोकने के लिए इसेंशियल होता है। जब भी बॉडी में इंजरी होती है तो ब्लड का क्लॉट होना ब्लीडिंग रोकने के लिए इसेंशियल होता है। अगर क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल से ज़्यादा हो तो ये किसी सीरियस ब्लीडिंग डिसऑर्डर या लीवर डिसीज़ या विटामिन के की डिफिशियंसी का इंडिकेशन हो सकता है। ये टेस्ट स्पेशली उन पेशेंट के लिए हेल्पफुल है जिनकी सर्जरी होने वाली है या जिनमें अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग सिम्टम्स हो रहे हों। इसी के साथ हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है।